मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ। पुंछ के मेंढर से एक बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसे की। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पुलिस मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ओवरलोड की वजह से मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। CHC में सभी के सभी जख्मियों को भर्ती कराया गया है। शदीद तौर पर जख्मियों को GMC राजौरी में रेफर कर दिया गया है। और पुंछ के मेंढर में एक दर्दनाक हादसा, ये दर्दनाक हादसा बड़े पैमाने पर लोगों को जख्मों से चूर कर अस्पताल की बेड पर मुंतकिल करता नजर आया। हादसे में मुसाफिर गाड़ी के ओवरलोड होने की वजह से हादसे की वजह बनी है और हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। सभी जख्मियों को CHC में भर्ती करा दिया गया है, जबकि शदीद तौर पर जख्मी लोगों को GMC राजौरी रेफर कर दिया गया है। ये वो हादसे की जगह की तस्वीर है साफ तौर पे, और अब इन तस्वीरों में जख्मियों की हालत देखी जा सकती है। भीड़ लोगों की लगी हुई है और हर एक की डिटेल ली जा रही है। ये मुसाफिर गाड़ी जिसमें करीब 15 से 20 लोग एक साथ सवार थे, 15 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। टोटल 15 पेशेंट्स हैं, तो 15 के 15 हमने एवैक्यूएट करके यहाँ अपनी एम्बुलेंसेस के थ्रू हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए हैं और इनको फर्स्ट एड दे दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन भी कर दिए हैं, इनके एक्सरे वगैरह कर दिए हमने और अभी देख रहे हैं। एक को लगता है एक ही पेशेंट है जो सीरियस है, उसको रेफ़र कर देंगे। पुंछ जिले की मंडी तहसील में लोरन ब्लॉक के बटलकोट गांव में बशीर अहमद का 3 मंजिला मकान अचानक आग लगने से पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। आग लगने की खबर मिलते ही मुकामी लोग मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरा मकान जलकर खाक हो चुका था। हालांकि आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भारी नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया की टीम मौके पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाती मुकाम गुलमर्ग में आज नई बर्फबारी हुई है। जी हाँ, ताज़ा बर्फबारी की बात हो रही है, जिससे अफरवाद की चोटी मेन बाउल एरिया को सफ़ेद चादर ने ढक लिया है। सफ़ेद बर्फबारी से सयाहों और मुकामी लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं, मौसम सर्द होता हुआ नजर आया, लेकिन सयाहों की लुत्फानंदोज़ी भी जारी रही। टूरिज्म स्टेक होल्डर्स ने भी बर्फबारी का खैर मकदम किया और उम्मीद जताई कि इससे टूरिस्ट बढ़ेंगे। उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपुरा में पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जहां इन इलाकों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। राजधानी टॉप पे आसपास के इलाकों में पहाड़ी एरियाज में बर्फबारी के नज़ारे जो किसी जन्नत से कम नहीं। पहाड़ी इलाके यहां पे बर्फबारी अभी भी जारी है। ताज़ा बर्फबारी में नई परतें, सफ़ेद बर्फ की चादर और सयाहों की चहकार, खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मौसम सुहाना हुआ है, ठंडा हुआ है, खुशनुमा है। अफसरान ने बताया कि बांडीपुरा गुरेज रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू भी है, लेकिन रिस्क के दरमियान लोगों के एहतियात बरतने, यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी के साथ वो तमाम तर एडवाइजरी को फॉलो किया जा रहा है, जो सेफ्टी मेजरमेंट में आता है। कुछ इलाके में गाड़ियों को एहतियात के तौर पर रोका गया है, कुछ में चलाया जा रहा है और कुछ जगह पर धीमी रफ्तार से ट्रैफिक चल रही है। मौसम सरमा के साथ ही इंतजामिया अलर्ट है और वादी जोजिला सेक्टर में बर्फबारी के पेश नज़र गांदरबल पुलिस की तरफ से जगह जगह सेफ्टी बोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड ऑपरेशन बचाव के तहत लगाए गए हैं और इस पहल का मकसद है हादसों को रोकना, क्योंकि जिले के सबसे ज़्यादा हादसे वाले इलाकों में सड़क हादसे को रोकने और महफूज ड्राइविंग की आदतों को बढ़ावा देने के मकसद से एक अहम पहल शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत सभी हसास और हादसे वाले इलाकों की बाकायदा मैपिंग की गई है और उसके बाद से वार्निंग मैसेज, स्पीड लिमिट्स और सेफ्टी एडवाइजरी और तमाम तर साइन बोर्ड्स जो इस हवाले से हैं लगा दिए गए हैं। लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता आज नई दिल्ली में सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी से मुलाकात करते नजर आए और मुलाकात के दौरान लद्दाख के डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के ऊपर अहम प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई। LG ने खास तौर पे की लॉ टनल प्रोजेक्ट और जरूरी CRIF सेतु बंधन काम की मदद की दरख्वास्त की है, यानी कि जो टनल्स और आसपास की जो हाईवेज हैं जहां पे लद्दाख को दूसरी रियासतों से जोड़ती हैं और वहां होने वाली जो परेशानियां हैं खासतौर पे हाईवे और टनल के हवाले से, उसके हवाले से बातचीत हुई।
बडगाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाबात होना, इसको लेकर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा खास रही। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने साथ मिलकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपनी अपनी तमाम तर जोश व खरोश का मुजाहरा किया, अपने अपने जज्बात दिखाए। आज पार्टी के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने कई पार्टी लीडरों और विधायकों के साथ बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सोमपुरा इलाके में रैली हुई। खिताब करते हुए आगा सैयद महमूद ने लोगों से वादा किया कि उन्हें जीत का मौका मिला तो इलाके के सभी जायज़ मांगों को पूरा करेंगे और कहा कि राज्य का दर्जा न होने से एक बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कामकाज को खुलकर आगे नहीं बढ़ा पा रही है। आगा सैयद महमूद ने यह भी कहा कि दरबार मुफ्त की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है, लेकिन अब बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया इसका क्रेडिट लेना चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस बार एनसी को मजबूत करेंगे क्योंकि राज्य की पहचान और हुकूक को फिर से बहाल किया जा सके। लोग बहुत अच्छी तरह से हमारे से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं हमसे, अपने मुतालबात रखते हैं हमारे पास और वोट देंगे। कल तो हम एड्रेस करेंगे उनके सारे प्रॉब्लम उसको। नहीं जी, वो दूर हुई है ना, वो नाराजगी अब दूर कर। नहीं जी, नाराजगी नहीं, एक गिला कर रहे थे लोग कि मतलब उमर साहब को हमने चुना था, उसने हमें छोड़ दिया। लोगों को उससे निकालने की कोशिश की, शुक्र अल्लाह ताला का, उससे हम निकल गए। कोई बात नहीं, आजाद तरीके से काम करेंगे ना, वो सीधी सी बात है, उसमें ज्यादा काम हो सकते हैं ना। इस वक्त मुदाखलत है इसमें, और मुदाखलत नहीं रहेगी। जब मुदाखलत नहीं है तो काम हो जाएगा। पीडीपी के खातून जिला सदर जमरोदा अख्तर ने जिला इंतजामिया शोबिया की दरख्वास्त के बाद आने वाली सर्दियों के मौसम में बिजली, पानी और दीगर ज़रूरी चीज़ों की बगैर रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया है। कैसे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। जमरुदा अख्तर ने कहा है कि शोपियां के लोगों ने जहां हर सर्दी में बार बार बिजली कटौती और पानी की कमी से हो रही मुश्किलात झेली हैं, वहीं अफसरान ने वक्त रहते कदम उठाने की अगर कोशिश की होती तो यकीनन लोगों को ये दिक्कतें नहीं होती। आम जनता को किसी भी तरह के मसाइल, जो भी परेशानियां हैं, वो आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंतजामिया को सर्दियों के महीने में बुनियादी सहूलतें हैं, कम से कम वो फराहम करनी चाहिए। मैं गरीबों की आवाज़ बनूं, मैं गरीबों के काम करूं, जो गरीबों के मसले और मसाइल हैं, किसी को मकान के बारे में है, किसी को रोड के बारे में है, किसी को पानी के बारे में है, किसी को आए हुए केस के बारे में है। आज भी यहाँ पे मेरे पास 2-3 घर आए थे इस वक्त। वो कोई बोलता है मेरे पास राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, कोई मतलब मकान के बारे में बोल रहा था, किसी बेचारी लेडीज़ का मतलब गरीब तबके की है। यहाँ पे पहाड़ी लोग जो है, ये शादा गरीब तबका पड़ता है, ये पहाड़ी तबका जो है ये बहुत गरीब है। इसमें मतलब जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ विंग है जो, ये बहुत बेचारी बेकस हैं, बेमजबूर हैं। इनको तो आज तक किसी ने सेंटर भी नहीं दिया। जो सिलाई का सेंटर है वो भी नहीं आज तक किसी ने दिया, या मतलब वो तिला सेंटर है वो भी नहीं किसी ने दिया। या किसी लेडीज़ की शादी होती है बेचारी को, वो 70,000 अगर हमें मोदी साहब ने दिया है गरीब लोगों के लिए, उनको अभी तक किसी को बेचारे को अभी तक नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी PHE डिपार्टमेंट ने हज़ारों डेली वेजर्स ने SRO 64 के तहत अपनी नौकरी पक्की करने की मांग फिर से उठाई है। उनका कहना है कि यह वादा नई चुनी हुई यूनियन टेरिटरी सरकार ने किया था। कई मुलाजमीन जिन्होंने 2 दहाइयों से ज़्यादा नौकरी कर रहे हैं, उनका आरोप है कि लगातार इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी कराई जाती है, उसके बावजूद भी ये सर्विसेज नहीं मिल पाते, यानी उनकी नौकरी पक्की नहीं हो पाती। और यही वजह है कि वो इस चीज़ को यानी SRO 64 को लागू करने की बात करें। मुजाहिरीन ने 10 नवंबर को जम्मू में बड़े पैमाने पर मुजाहरा करने, एहतजाज करने का इंतबाह दिया है, धमकी दी है और कहा कि अगर 64 SRO लागू नहीं होती तो ये मुजाहरा आंदोलन में तब्दील होगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं वसीम गत्तू। खास बातचीत के लिए हमारे साथ इसको जुड़े हैं PHE डेली वेजर्स, एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं। खास बातचीत इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज फिर से मीडिया के सामने आने का मकसद क्या है। जिस तरह से पिछले कुछ टाइम से अपनी जायज डिमांडों को लेके ये लोग सड़कों पे हैं और SRO 64 के तहत ये कह रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए। पिछले दिनों पे आपने देखा था किस तरह से मीडिया के सामने आए थे, सड़कों पे सारे लोग आए थे। मैं एक बार फिर से बातचीत करना चाहूंगा, थोड़ा सा अपना नाम बताएं, किस इलाके से आप हैं और कितने टाइम से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सर आदाब, मेरा नाम इश्तियाक अहमद मलिक है। मैं भद्रवा सब डिवीजन से आया हुआ हूँ। मैं PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जो जम्मू प्रोविंस का बना हुआ उसका एक मेंबर हूँ। आज यहाँ हमारा आने का मकसद ये है कि 10 नवंबर को हमारा प्रोग्राम जम्मू में होने जा रहा है। जो सरकार की नाअहली, जिसे मैं डायरेक्टली कहूँगा नाअहली है,
क्योंकि हमारे साथ वादा किया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका फैसला किया जाएगा। एक कमेटी तश्कील दी थी। 11 मार्च 2025 को सरकार ने एक कमेटी कायम की थी, जिस कमेटी का जो रिजल्ट आना था वो 6 महीने के अंदर आना था, लेकिन बदकिस्मती से 8 महीने होने जा रहे हैं। आज तक मुझे लगता है कि ये सरकार अहल ही नहीं है कि वो चीफ सेक्रेटरी को पूछ सके कि आपने वो रिजल्ट क्यों नहीं दिया, आपने उसकी रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की। क्योंकि इस वक्त हमें क्लियर कट ये महसूस हो रहा है कि ये लोग सिर्फ पावर की गेम खेल रहे हैं। अपने लिए इन लोगों के पास पावर मौजूद है। अगर गरीब के लिए कोई पैसा या किसी भी काम की जरूरत पड़ती है तो जो चुनी हुई सरकार है वो कहती है एलजी करने कुछ नहीं देता। और आपने शायद देखा होगा कि कल ही एलजी साहब ने एक प्रोग्राम में क्लियर कट कहा कि ये लोग बहानाबाजी कर रहे हैं। अगर अपनी सैलरीज को डबल करने के लिए इन लोगों के पास पावर है कि या डेली वेजर को परमानेंट करने के लिए इनके पास पावर्स नहीं है। और मैं साथ में अपने डेली वेजर से गुजारिश करूंगा कि ये आनाकानी छोड़कर एक बार अल्लाह के लिए, उस भगवान के लिए जिसको आप मानते हैं उसको मानकर चलिए, और एक बार 10 नवंबर के लिए अपने घरों को छोड़कर हमारे साथ, हमारे जो ये फ्रंट बना हुआ है जो डेली वेजर के लिए 3.5 साल से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उनके साथ खड़े होकर देखें हम सरकार को, जिस रवैये के साथ सरकार हमारे साथ बिहेव कर रही है उस ही बिहेव के साथ अगर हम उनको जब तक यहाँ से आगे से मुंह नहीं दिखाएं। पहली असेंबली लगी थी, हमने देखा था कुछ एमएलए साहिबान सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि ये सैलरी जो है हम इससे कबूल नहीं करते हैं, हमें सैलरी डबल होनी चाहिए, और सरकार ने फैसला भी लिया था। क्या आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए इस तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा है और आपको परमानेंट करने के लिए ये कदम नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये नाअहली है, और ये लोग अपने लिए एक काबीना कमेटी इन्होंने खड़ी की जिसमें मिनिस्टर्स थे, जिसमें ये ऑपोजिशन, ये सब इकट्ठे थे। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, घर बाहर बैठकर ये फैसला करते हैं कि आप लोग ऐसा ऐसा कहो, हम ऐसा कहेंगे, एक दूसरे को खींचातानी करते हैं असेंबली में जाकर, बाकी कुछ नहीं है, ड्रामा करते हैं। हमें ड्रामे नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड पर काम चाहिए, इसलिए हमने सरकार बनाई है। हमने 6-7 साल के बाद एक सरकार जम्मू कश्मीर में कायम की थी, हमने बहुमत दिया है इनको, ऐसे नहीं। असेंबली जो पिछले दिनों रही, आपके लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढा, किसी ने बात की वहां? जी बिल्कुल कुछ नहीं। ये इन्होंने, आप देखेंगे, इन्होंने अपने एक एमएलए से एक ऐसा बिल लाया कि डेली वेजेस के लिए बिल लाओ। पहली असेंबली में इन्होंने कहा था कि जो वहीद परा साहब ने एक बिल लाया था उसे एलजी के पास इसके लिए अप्रूवल के लिए भेजा था, लेकिन अपने एमएलए ने, जो उड़ी का एक एमएलए है, उसने रातों रात बिल लाया। उमर साहब खड़े हो गए, शर्म नहीं आती है, टोपी खोलकर हमसे वोट मांगा है उन्होंने कि हम आपका मसला हल करेंगे। उस वक्त उन्होंने अपना एक एमएलए खड़ा किया, उसने बिल लाया, उसको कोई अप्रूवल नहीं थी, उसको कोई इंटेबल नहीं किया गया था। जो वहीद साहब पर ने बिल लाया था, 8 नंबर उस बिल का नंबर था, और 46 नंबर वाले बिल को पहले लाकर उमर साहब खड़े हो गए कि आप ये बिल वापस ले लो, डेली वेजर्स का बिल वापस ले लो, हमने कमेटी कायम की है 6 महीने में, उन्होंने हमें रिजल्ट देना, लेकिन नहीं दिया। और ये अकाउंटेबिलिटी भी नहीं समझते हैं कि हम लोगों ने इनके साथ वादा किया है, हमने दोबारा फिर जाना है। इन्हें शर्म नहीं आती है कि ये कल फिर हमारे पास कैसे आएंगे। तो अब क्या बीच का रास्ता आपने ढूंढा अगर आपकी जायज डिमांडों को पूरा नहीं किया जाए? देखिए, हमने तो एक बिल्कुल संवैधानिक तरीके से इनके साथ एक नेगोशिएशन की थी, वोट दो तो पॉलिसी ले लो, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया हमारे पास। तो इसके लिए प्रोटेस्ट के अलावा हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हम इनको घेरेंगे, जब तक हमारा मसला हल नहीं करेंगे हम इनका जीना भी हराम करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम पानी भी बंद करेंगे। थोड़ा सा आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और आज के दिन के हवाले से बात करें। एक बार फिर से पीएचई डेली वेजर्स जो है मीडिया का सहारा ले रहे हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम सर साजिद काजी मोदर सब डिवीजन से ताल्लुक़ करता हूं। आज का मुद्दा मकसद यही है कि सर हम बार बार झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि हमारे वादों पे पानी फेरते हैं। ये डेली वेजर को इंसानी नहीं समझते हैं, मजाक बना के रखा इन्होंने डेली वेजर का। जबकि एमएलए ने 1.5 लाख से 3 लाख तक अपनी सैलरी पहुंचाई और हमारे साथ बार बार धोखा। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये वोट लेते ही हैं डेली वेजर का एक मुद्दा बना। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं, गर्म के हालात किस तरह के हैं? बहुत बुरे हालात हैं डेली वेजर के। आप यकीन नहीं करेंगे, 9,500 में हम कैसे घर चलाते हैं। कभी उधर से उठाते उधार, कभी इधर से उधार उठाते, और बच्चों की फीसें देते हैं। अब ऊपर वाला ही मुंह धो के बाहर निकलते हैं। इन लोगों को पता ही नहीं हमारे अंदर के हालात क्या है। रोना आता है सर, रोना आता है। क्या बोलूं, इससे आगे क्या बोलूं। उमर साहब ने हमें टोपी रखी थी आगे,
अब हम अपनी ही टोपी उमर साहब के सामने फैलाते हैं कि खुदा के वास्ते अगर खुदा को मानते हो तो हमारा मसला हल कीजिए प्लीज। इरशाद साहब क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बार बार मीडिया का सहारा ले रहे हैं, सड़कों पे आप आ रहे हैं, पानी बंद भी आपने किया, कई सारे डेली वेजर जो है वो इस हालात में गुजरे कि हम बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन लोगों की हुई, क्या आखिर में मैसेज होगा और क्या बताना चाहेंगे? वसीम साहब, अब ये कहना नहीं चाहिए था। हम कान पकड़ते हैं उल्टे ऐसे, एक तो कान पकड़ा ऐसे जाता था कि जिससे इंसान तौबा करे, हम ऐसे कान पकड़ते हैं ऐसी सरकार से। मैं उन वोटरों को मुबारकबाद देता हूं जिन वोटरों ने ये गंदी सरकार बनाई। उन वोटरों को आंखें खोलनी चाहिए इस वक्त कि सरकार ने अपना काम कैसे किया। इन्होंने अपनी सैलरी डबल की, अपना कार लोन जो है 10 लाख से 25 लाख किया, अपना हाउस लोन जो इनका 10 लाख था वो 75 लाख किया। और उमर अब्दुल्ला साहब को हमारा ये मैसेज है, आपसे हमारी ये गुजारिश है कि मीडिया वाले उसको किसी जगह खड़ा करके डेली वेजर्स का ये सवाल दोहराएं बार बार कि उमर साहब आप बार बार कहते हो कि मेरे पास वसाइल नहीं है, फाइनेंशियली हम साउंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। ये पैसा उमर साहब ने कहां से लाया? अपनी सैलरी जो है 1.5 लाख से 3 लाख की। और राथर साहब से हमारा ये सवाल है, राथर साहब बार बार बोलते हैं, इलेक्शन से पहले भी ये बोलते थे, इलेक्शन के बाद भी ये बोलते हैं कि हमारे पास डेली वेजरों की एक बनाई हुई पॉलिसी है और SRO 64 के तहत जो हमने 2014 में बनाई है, उसी पॉलिसी के तहत हम इनको परमानेंट करेंगे। उन्होंने भी धोखा किया हमारे साथ। राथर साहब से हमारा ये सवाल है कि वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको फाइनेंस का पता है। अगर राथर साहब को इस वक्त हम देखेंगे, वो बड़े ओहदे पे हैं, वो स्पीकर हैं इस वक्त असेंबली के, और राथर साहब हमें ये बताएं कि वोट जब मांगने थे, जब वोट की बारी आती थी, उनको पता था कि इनके वोट में पावर है, फिर हम कुर्सी पे बैठेंगे। जब वो कुर्सी पे बैठ गए उस वक्त वो ये भूल जाते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमने वादा किया है डेली वेजरों के साथ कि हम पहली कैबिनेट में आपका मसला हल करेंगे। चलो पहली कैबिनेट में न सही, वादा उन्होंने करके मार्च 2025 में उन्होंने असेंबली में हमारे लिए एक कमेटी बनाई। हमने उसी वक्त रिफ्यूज की थी वो कमेटी। हमने फिर भी कहा चलो अगर इनके पास इस वक्त वसाइल नहीं है, हम इनको टाइम दे देंगे 6 महीने का। 7.5 महीने हो गए उनकी कमेटी का। चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट नहीं की। वो हमारे CM साहब का काम था, चीफ सेक्रेटरी साहब को दबाव डालेंगे और उन ऑफिसर को, जो ऑफिसर वहां उस कमेटी के मेंबर रखे हैं, उनको सस्पेंड किया जाए। ये क्या कोई खेल तमाशा है? क्या डेली वेजर यहाँ के नागरिक नहीं है? डेली वेजर इंसान नहीं है? हम लोग अगर उस कगार पे आ जाएंगे, उस तरीके से इनको पेश आ जाएंगे जैसे ये आते हैं, इनको नानी याद आ जाएगी। लेकिन हम अफसोस करते हैं अपने डेली वेजर से। जो डेली वेजर घर में बैठ के बातें करता है, टेलीफोन क्या बोलते हैं जी, व्हाट्सएप करते हैं बार बार कि पानी बंद करो, आप ये नहीं करते हो। हमारे लीडर जो हैं ये उससे डरते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। हम 10 बार अभी तक 2025 में जम्मू प्रोटेस्ट के लिए गए और वो कहने वाले जो हैं घर में बैठ के, वो क्या कहते हैं, चूहे के बिल में बैठ के वहां से बातें करते हैं। ये उनका इस वक्त किया दरा सारा है जो गवर्नमेंट 10 तारीख आप कह रहे हैं कि 10 तारीख को हम सामने आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, क्या लगता है इससे कोई बीच का रास्ता निकलेगा, हल हो जाएगा ये मसला? वसीम साहब, ये क्लियर कट बात अब हमारे फ्रंट की है कि जब तक न उमर अब्दुल्ला साहब हमारी पॉलिसी दे देंगे, हम उनका जीना हराम कर देंगे जम्मू में। वो अब आज के बाद वो गए वहां पे, आज सेक्रेटरी स्टार्ट हो गया, दरबार मुंह हो गया। हम उमर साहब का घेराव हर जगह करेंगे जब तक ना उमर साहब को हम अपने सामने खड़े करके ये सवाल का जवाब ले लेंगे कि उन्होंने हमारे साथ धोखा क्यों किया। इन्होंने बार बार कहा था कि हम ही एक ऐसी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो क्या कहते हैं डेली वेजरों का काम करेगी, और एक बार हमें मौका दे दो ऊपर वाले को मद्देनजर रखकर, और टोपी फैलाई थी कि हमें वोट करो, एक बार मुझे और चांस दे दो, हम आपका मसला हल करेंगे। उमर साहब, आपको इतनी शर्म नहीं आती है कि जिन डेली वेजरों के बच्चे इस वक्त फीस के लिए तरस रहे हैं, किताबों के लिए तरस रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए तरस रहे हैं, उन डेली वेजरों के आंसू कहाँ जाएंगे? बाद में आप ये कहते हो कि यहाँ ड्रग पेडलिस्ट हैं, यहाँ लोग गलत काम करते हैं। गलत काम आप लोग कराते हो, गलत काम आपकी पॉलिसी कराती है। आप अमीरों का साथ दे के अमीरों को अमीर करते हो और गरीबों को गरीबों की सतह से नीचे इस वक्त ला रहे हो। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर रहे सारी पार्टियां। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, बीजेपी वालों ने 2014 में हमसे वादा किया था, आज वो विपक्ष में बैठ के चुप होते हैं उधर, जैसे उनके मुंह को किसी ने ताला लगाया था।
उन्होंने एक बात, अफसोस की बात है, शर्म की बात है, क्या कहते हैं सुनील शर्मा और उसकी पार्टी के लिए, उन्होंने एक बार डेली वेजरों की परसों नहीं की जब हमारी क्या कहते हैं वहां पॉलिसी डिक्लेयर नहीं हुआ। हमें बहुत उम्मीद थी। बाहर तो वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बाहर वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता है, बीजेपी के पास पावर है, हम ऐसा करेंगे वैसा करते, इस मारखानी दिखाते हैं। हमने आज तक सिर्फ बातें देखी, काम के दोनों पार्टियां नहीं है, न बीजेपी और न नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर हमारा काम नहीं होगा, उमर अब्दुल्ला सरकार को जब भी उमर अब्दुल्ला साहब को कोई सवाल पूछे, कोई दिक्कत इलाके की बताए, वो कहते हैं कि ये पावर जो है एलजी साहब के पास है। वो झूठ बोलते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त सरासर झूठ बोलते हैं। आप मुझे ये बताओ, मेरा मैसेज दे दो उमर अब्दुल्ला साहब को, ये पैसे कहां से लाए उन्होंने, किस एलजी ने उसको अप्रूवल दे दी? एलजी साहब ने तो क्लियर परसों कहा कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, एक होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है सीएम साहब के पास है। इसका मतलब है कि ये हम लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। आप हमें ये बताओ, इसी कैबिनेट का एक हिस्सा सकीना इतूजी है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने 850 बंदे कैसे परमानेंट किए? और वो लोग किए जो वहां कुक थे, जो सीपी वर्कर्स थे, जो आरजी मुलाजिम से भी नीचे थे। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी जो है हर महीने वो 40 रुपए या 50 रुपए लेते थे। हम तो डेली वेजर के जुमरे में हैं। बाज़ाब्ता तौर हमारे लिए यहाँ 1994 के बाद का लाट जो है वो 1900 क्या कहते हैं SRO 64 के तहत परमानेंट हुआ था, वही लागू हमें करके हमें पॉलिसी दी जाए। ये सरासर हमारे साथ झूठ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा करते हैं। हम एक बार इनको और बोलते हैं कि ये जल्द से जल्द हमें पॉलिसी देंगे, वरना जम्मू में जो खराबी होगी, जो भी हंगामा होगा, उसकी जिम्मेवार एनसी सरकार होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से पीएचई डेली वेजर्स इस वक्त गुस्से में काफी ज्यादा जिला डोडा के अंदर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी दिक्कत को जल्द से जल्द हल कीजिए, ताकि हम सड़कों पे नहीं आना चाहते मगर सरकार मजबूर कर रही है। जो वक्त की सरकार है तो उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कोई बीच का रास्ता ढूंढेगी और इन लोगों को जल्द से जल्द राहत की सांस मिलेगी। जी जम्मू कश्मीर के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। खनकाए हैदरी ऐश मुकाम में आज चंद्रगाम ऐश मुकाम में अल हैदर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और इसमें ड्रग फ्री अनंतनाग के बैनर भी लगे। ये टूर्नामेंट खास तौर पे विलायत स्पोर्ट ऐश मुकाम क्रिकेट क्लब की तरफ से किया गया था, जिसमें मकसद नौजवानों की सलाहियत को मुस्बत सिमत में देना था और इफ्तिताही तकरीब की सदात करनी थी। और जो ये टूर्नामेंट है यहाँ पे जो खानकाए हैदरी जो ये टूर्नामेंट समीर साहब सिद्दीकी साहब ने जो ये शुरू किया, ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। मैं बहुत खुश हो गया कि ऐसे टूर्नामेंट, और ये जो ड्रग्स करते हैं यहाँ पे बहुत सारे यूथ, उनके लिए वो यहाँ पे आए पार्टिसिपेट करे इस टूर्नामेंट में। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे खानकाए हैदरी टूर्नामेंट की तरफ। पार्टिसिपेट करना चाहिए, ड्रग से दूर रहना चाहिए। जो ये इन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और यहाँ पे खेलना चाहिए। रहीम, यहाँ पर जो खानकाए हैदरी की तरफ से अल हैदर T20 क्रिकेट मैच का जो है T20 लीग का जो है इफ्तिताह किया गया आज, तो इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो हमारे नौजवान जो है मुख्तलिफ मसाइल में गिरफ्तार हैं, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में गिरफ्तार हैं और सब्सटेंस अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़ कौम में बहुत ज़्यादा आम हो गई है। तो इनको इनकी एनर्जी को कैथारसिस किया जाए, चैनलाइज किया जाए इन जैसे पॉजिटिव कामों की तरफ। और खेल कूद भी जो है अपने लीजर टाइम में एक अहमियत रखता है, जिससे हिफ्ज़ान सेहत की भी जो हिफाजत होती है और इस तरीके से इंसान की ज़हनी नशोनुमा भी होती है और इंसान की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एक अच्छी सूरत में